गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियमों को पढ़ा था और वो नियम कुछ इस प्रकार से थे। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ा, आपको याद होगा कि हमने जो नियम पढ़ा था वो था हमारा ऑफ वो का नियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था। मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑफ वो का जो नियम है, ऑफ वो का जो सिद्धांत है, ये बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत के माध्यम से ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखते हैं। देखिए उसके बाद हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद दो नियम और हमने और पढ़े थे, वो थे हमारे n+l के नियम। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो नियम है, ये नियम हमारे सहायक नियम कहलाते हैं ऑफ वो सिद्धांत के। और ऑफ वो सिद्धांत के सहायक नियम कहने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन नियमों के अंतर्गत जो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस आधार पर भरे जाते हैं, आप किस प्रकार से उन्हें समझ पाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण उनके मैं वापस रिपीट आपके लिए यहाँ पर करता हूँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर दोनों के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के। तो पहला उदाहरण मैं पढ़ रहा हूँ आपसे यहाँ पर 3s 4p 5d और 4d को लेकर, और आपसे कहा जाए कि यहां बताएं किस प्रकार से निर्धारण करेंगे इसका। देखिए हमने कहा कि ये n है, ये l है, और यहां लेंगे आप n+l। किस प्रकार से निर्धारण होगा उस चीज का किसके लिए n+l का मान कितना हुआ है, कैसे पता लगाया जाए। तो देखिए हमने कहा था कि जो आगे लिखे हुए मान होते हैं ये हमेशा किसके मान होते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम किसके मान, n के मान। इन्हें कौन से मान कहा जाता है, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं हम सब n के मान। इन्हें कहा जाता है n के मान, यानी कि n का मान यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 4 होगा। ठीक है, n के मान लिखने के बाद अगर बात की जाए तो हमने कहा था कि l के मान निर्धारित होते हैं SPDF के लिए। कौन सा होता है, S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और D के लिए फिर से होता है 2। हम इन सबका निर्धारण यहाँ पर कर रहे थे। देखिए अगर कहा जाए 3 और 0 को जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, यानी कि यहाँ आपको n+l के 4 भिन्न भिन्न मान देखने को मिल जाते हैं। इसके आधार पर कहा जाए, इन 4 मानों के आधार पर हमने कहा था नियम, पहले नियम पढ़ा था, वो नियम हमें बताता है किस नियम के अनुसार जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, यानी जिस उपकोष के लिए n+l का मान क्या प्राप्त होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, वही उपकोष न्यूनतम ऊर्जा वाला होता है, यानी अर्थात सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में भरे जाते हैं। तो उसी आधार पर हम बात करें यहां से। देखिए क्रम का निर्धारण करें यहां से, क्या क्रम का निर्धारण होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सबसे छोटा मान 3 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3s के अंदर। इसके बाद नंबर आएगा 4p का, 4p के बाद नंबर आएगा 5d का, और उसके बाद नंबर आएगा 4d का, और उसके बाद नंबर आएगा 5d का। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्रम को, 3s n+l का मान 3 था, 4p के लिए n+l का मान 5 था, 4d के लिए n+l का मान 6 था और 5d के लिए 7 था। तो उसी क्रम में मैंने निर्धारित कर दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3s में भरे जाएंगे, फिर 4p में भरे जाएंगे, फिर 4d में, और उसके बाद 5d में भरे जाएंगे। तो देखिए ये ऐसी है जो हमारी गलतियों को सुधार करने का हमारा काम करती है। तो ये उदाहरण जो था आपका किसका, नियम नंबर 1 के लिए। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की, कि नियम नंबर 2 के अनुसार हम किस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं। तो देखिए
मैं इसके लिए साइड में आपको लिख देता हूँ, चलो साइड में उदाहरण लिख देते हैं इसका। चलो साइड में लिख देते हैं। यहाँ आपसे कहा ये 3 मान दिए गए थे, हम कह रहे हैं कि दूसरा नियम कहता था हमसे जब 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान प्राप्त हो जाए तो हम निर्धारण कैसे करें। तो देखिए उसको हम देखते हैं। 3p या सॉरी 3d 4p 5s, मैं 3 उपकोष यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ 3d 4p 5s। देखिए कैसे हम इसे लिखें। n+l का मान n l n+l मान लिखे जाए इनके। देखिए आपको दिख रहा है ये n के मान होंगे 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 यहाँ पर मान होंगे इनके। अगर बात की जाए इनके मानों की आगे तो देखिए L के मानों की बात की जाए तो हमने कहा था आपको निर्धारित पता होता है। D के लिए L का मान होता है 2, P के लिए होगा 1 और S के लिए होगा 0। इन मानों को यहाँ पर जोड़कर अगर मान निकाला जाए तो देखिए 3 और 2 होते हैं 5, 4 और 1 होता है 5 और 5 और 0 भी होता है 5। यानी अब आपका पहला नियम है वो यहाँ पर काम नहीं आ रहा, क्योंकि पहले नियम ने कहा था जिसके लिए n+l का मान कम प्राप्त हो उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि 3d 4d 5s में से जिसके लिए n+l का मान कम प्राप्त होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, निम्न ऊर्जा वाला कोष हो जाएगा। लेकिन यहां आप देखते हैं कि n+l के तीनों के लिए मान क्या हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि उस अवस्था में आप इन तीनों मानों को देखें तो +5 सॉरी 5 5 5 मान देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आपसे कहा गया था नियम नंबर 2 बताता है कि इस नियम के अनुसार जो यहाँ पर n का मान है वो निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में पहले भरा जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जिस उपकोष के लिए n का मान न्यूनतम प्राप्त होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। यानी कि 3d 4p और 5s में से सबसे कम n का मान किसका है, देख रहे हैं आप 3d का 3 होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से सबसे पहले 3d में भरा जाएगा। यानी यहां कह रहे हैं ये सबसे छोटा है तो सबसे पहले 3d में होगा, फिर 4p में होगा और फिर 5s में होगा। तो इस क्रम का हम पालन यहां पर करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 उदाहरण मैंने दोबारा देकर आपको उसको रिपीट किया था जिससे कि आप अपने पुराने नियम से जुड़ पाएं। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम आता है हमारा, नियम नंबर 2 के नाम से पहचानते हैं, वो है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत किस चीज को स्पष्ट करता है, इसे हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बताता है, तो देखिए इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो हम कहते हैं इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यानी ये सिद्धांत निर्धारण करता है कि किसी भी कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, विपरीत चक्र होने का क्या कारण है, विपरीत चक्र होने का सीधा सा कारण यहाँ पर है कि विपरीत चक्र होने के कारण जो कक्षक की ऊर्जा का मान है वो कम हो जाता है और उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी कि
ऊर्जा का मान कम करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विपरीत चक्रण में उपस्थित होते हैं। मैं यहां पर उस नियम को लिखता हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या भरे जा सकते हैं, जिनका चक्रण विपरीत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो विपरीत चक्रण वाले होंगे, वही उस कक्षक में भरे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हम यहां लिखें कि मान लीजिए ये कोई कक्षक है, उस कक्षक में आप दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अगर आप ऐसे भरते हैं तो ये क्या है? गलत। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भरते हैं तो भी क्या है? ये गलत है। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को विपरीत चक्रण में भरते हैं, एक का दिशा ऊपर की ओर, दूसरे की दिशा नीचे की ओर हो, तो उस अवस्था में उसे हम क्या कहते हैं? सही कहते हैं। कि यानी कि इस तरह का इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो सही भरा जाएगा। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट बात पाउली ने अपने सिद्धांत में कही थी, वो थी ये कि इन विपरीत चक्रण के कारण ही किसी भी परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। देखिए, एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसके लिए किसी परमाणु में उपस्थित या परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के मान कैसे नहीं होते हैं? समान नहीं होते हैं। यानी किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान कैसे नहीं हो सकते। जैसे हम उदाहरण लें, यहां पर हम उदाहरण लेते हैं 3s का, कि 3s में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन हैं। उनके लिए आप किस तरह से माने? आपने कहा कि अगर मैं इसको a इलेक्ट्रॉन मानता हूं और इसको मानता हूं b इलेक्ट्रॉन, तो उस अवस्था में चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखे जाएं। ने कहा n का मान होगा, l का होगा, m का होगा और s का होगा। कैसे लिखे जाएंगे? देखिए, n का मान आप कह रहे हैं कि n का मान कितना है? 3 है, तो यहां पर इसके लिए भी 3 होगा और इसके लिए भी 3 ही होगा। इसमें कोई अंतर यहां पर नहीं है। अगर आप कहें कि यहाँ l का मान क्या होगा, तो वो बताओ s है, तो l का मान यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 ही होगा। अगर आप कह रहे हैं कि l का मान 0 है, तो मैंने आपसे कहा था कि l का मान जब भी 0 होता है तो हर अवस्था में
m का मान क्या होता है, 0 ही होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर बात करें s की, तो आपसे कहा था कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होता है, असमान होता है, विपरीत होता है, यानी कि उस अवस्था में इनका जो चक्रण है वो एक होगा वामावर्त और एक होगा दक्षिणावर्त। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित है तो भी उसका चक्रण तो अलग होगा ही, चक्रण तो विपरीत होगा ही होगा। तो उस अवस्था में आप कह सकते हैं कि यहां इस चक्रण के विपरीत होने के कारण चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो ये किसका नियम है, हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो इससे हमें याद रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरते समय आप इस बात का याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को उनके विपरीत चक्रण के अनुसार ही भरना है, यानी कि एक ही कक्षक में दो समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरने हैं। जो नियम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए आगे की बात करें इसके अंदर, स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप इसका, देखें आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि कुछ क्वेश्चंस के किस तरह से आपके लिए हो सकते हैं, तो देखिए हम कह सकते हैं कि पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं देखिए क्वेश्चन को लिखता हूं आपके सामने। यहां पर क्वेश्चन है पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको मैं ऑप्शंस यहां पर देता हूं, 1, 2 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के, 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले। इन 2 समान इलेक्ट्रॉन वाले हो गए, 2 विपरीत चक्रण वाले हो गए। तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको याद होगा कि पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा कि पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर उपस्थित होंगे तो ये भी उसमें शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी है, ये भी है। तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा आपको दिखेगा यहां पर सही, आपको ये ऑप्शन आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 6 इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव कर दिया जाए, मैं यहां लिखता हूं, देखिए उस बदलाव को, और फिर आपसे उत्तर पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे। अगर मैंने आपसे कहा पी उपकोष की जगह यहां होता पी कक्षक, तो आपका उत्तर क्या होता। क्या अब भी आपका उत्तर 6 ही होता, बताएं। क्या इसका उत्तर भी 6 ही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर अब 6 नहीं होगा। तो क्या होगा, सोचिए सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया था पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो भी विपरीत चक्रण वाले। वो भी कैसे होंगे, विपरीत चक्रण। तो याद रखिए यहां लिखा है पी कक्षक, और पी के पास 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पी कक्षक की बात की जा रही है, यानी कि किसी एक विशेष कक्षक की बात की जा रही है। और उस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल 2 ही हो सकते हैं, और दोनों भी कैसे होंगे, विपरीत चक्रण वाले होंगे। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है
कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये भी निर्धारण आपको अच्छे से कर लेना है, अन्यथा वहां बड़ी परेशानी होती है, हम अच्छे खासे क्वेश्चन को वहां पर गलत कर देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके साथ हो सकता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर वालों के लिए जेट, आईसीआर, बीएचयू के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आईआईटी नीट के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दिखने में देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को जो बताया था कि समस्थानिक आपको मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि समस्थानिक का क्वेश्चन हमारी मेंस के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है। तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कहीं से भी आपके लिए पूछा जा सकता है, तो इसे छोटा ना समझें। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगले नियम पर आते हैं हम। अगला नियम हमारा जो आता है वो है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर इस नियम में कही गई थी, मैंने आपको इसीलिए उसको पहले लिखाया था। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक कक्षक की बात की थी, इसे हमने कहा था संभ्रंश कक्षक। जिस कक्षक को क्या नाम दिया था हमने? संभ्रंश कक्षक नाम दिया था। तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि वह कक्षक जिनके लिए ऊर्जा का मान समान होता है संभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, और विशेष शब्द था कि एक ही उपकोष के होने चाहिए। तो यहां उसी सी बात आती है कि इस नियम के अनुसार संभ्रंश कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं आपने कहा कि संभ्रंश कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं, ये पी के 3 संभ्रंश कक्षक हैं, आपको पता है पीएक्स, पीवाई और पीजे, मैंने आपको कहा था, बताया था इसके बारे में। तो अगर संभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उस अवस्था में इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो किस तरह से भरे जाएंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमसे इस नियम के अनुसार बताया गया था कि संभ्रंश कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिक्त कक्षकों की ओर गमन करता है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गमन करता है? रिक्त कक्षकों की ओर गमन करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप कहेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा, दूसरा इसमें ना जाकर पहले कहाँ जाएगा? इस रिक्त कक्षक में, और तीसरा भी कहाँ जाएगा? इस रिक्त कक्षक में जाएगा। अगर मान लीजिए रिक्त कक्षक सारे परिपूर्ण हो चुके हैं और आपको अभी भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का अब बात होती है किसकी? युग्मन की, जोड़े बनाने की। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम कहते हैं कि उस अवस्था में होगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो हुंड का रूल क्या कहता है हमें? हुंड का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार संभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक रिक्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सके। यानी कि प्रत्येक कक्षक में जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक युग्मन संभव नहीं होगा। ये बात यहां पर कही जाती है। मैं नियम को यहां पर आपके सामने लिखता हूं। इस नियम के अनुसार संभ्रंश कक्षकों में
समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। यानी कि युग्मन केवल उसी अवस्था में संभव हो पाएगा जब प्रत्येक कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका हो। तो ऐसी अवस्था में हमें याद रखना है कि उसका कारण क्या था। मैंने बताया था आपको कि कारण क्या है, पहले रिक्त कक्षकों में जाता है और रिक्त कक्षकों की ऊर्जा का मान होता है कम, और ऊर्जा का मान कम होने पर स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पहले रिक्त कक्षकों की ओर गमन करता है। जैसे उदाहरण लें हम, पी में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अगर हुंड के नियम की बात की जाए तो हुंड का नियम हमसे कहता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे आप, 1, 2 और 3 इस क्रम में आप भरेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन ना भरकर उसे इस क्रम में भरूं कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ भर दिया और तीसरा फिर यहाँ भर दिया, तो ये नियम क्या हो जाएगा हमारा, गलत। हमें ऐसे नहीं भरना है। हमें इसका तरीका क्या अपनाना है, हम प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1, 2 और 3 भरेंगे। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अगर मान लीजिए आपको पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अगर आप हुंड के नियम का पालन ना करें तो हम पाउली के नियम के अनुसार ऐसे भर सकते हैं। लेकिन हुंड का नियम इसे क्या कहता है, गलत कहता है। उसके अनुसार क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4 इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए। तो आपको ये बात याद रहे कि हमें सभी नियमों का पालन करते हुए यहाँ इसे लिखना है। आपको याद होगा, देखिए यहाँ दोनों नियमों का पालन हो रहा है। हुंड के नियम के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक कक्षक में तब तक युग्मन नहीं हो रहा है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। साथ में पाउली के नियम के अनुसार यहाँ पालन किस बात का किया जा रहा है, पाउली के नियम के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी कैसे होंगे, विपरीत चक्रण वाले। तो यहाँ उस नियम का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा हुंड ने एक और नियम हमें यहाँ पर दिया था, वो भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो इसी से संबंधित नियम है, इसी का ही सहायक नियम कहते हैं या इसी के लिए अतिरिक्त नियम है। मैं उसको भी यहाँ लिख देता हूँ। वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है जिसमें समान चक्रण वाले युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यानी कि यहां आकर से आपसे बात की जाए कि समान चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, यहां पर अधिक होनी चाहिए, तभी ये बात संभव होती है। कैसे होती है देखें इसको। मान लीजिए डी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम दोनों नियमों को यहां पर काम में लेते हुए चलते हैं। देखिए अगर हम हुंड के नियम का पालन ना करें तो देखिए 2, 2, 4 और 1, 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, गलत। हम अगर हुंड के नियम का पालन करते हुए इसे भरें तो हम ऐसे भी इसे भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5
ऐसे भी इसे हम भर सकते हैं, या मैं आपसे कहूँ इस तरह से इसे भर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें जो है ये भी क्या है, गलत है। ऐसे भी आप इसे नहीं भरेंगे। आपके भरने का सबसे अच्छा क्रम क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर भरेंगे। यानी कि अधिकतम समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, अपने आप में सही हो पाता है। इस बात को अच्छे से आप याद रखें। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि देखिए जो हमने आज जानकारी यहाँ पर ली है वो जानकारी कुछ तरह की है जहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। हमने पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखिए इसके आगे की अगर बात की जाए तो हमने कहा वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है जिसमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो। जैसे मैं आपको यहाँ और लिखता हूँ एक उदाहरण, हम मान लीजिए डी 7 इलेक्ट्रॉनों की बात करें। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भी आप भर सकते हैं, 2 4 6 और 1 7, लेकिन गलत होगा, आपको पता है। एक कक्षक यहाँ खाली छोड़ दिया है। एक 2 3 4 5 6 और 7, ये क्रम भी आपका गलत है। देखिए ये क्रम भी आपका गलत है। देखिए यहाँ आपने पूर्णतः हुंड के नियम का पालन किया, लेकिन आपको याद होगा कि पहले आपने ये इस कक्षक को छोड़ दिया, फिर इस कक्षक को छोड़ दिया। यानी कि कक्षक क्या होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वहीं से ही युग्मन शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी अन्य कक्षक में चले जाएं, क्योंकि उनकी ऊर्जा के मान अब देखें, हमने कहा कक्षक के ऊर्जा के मान समान है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पहले क्रमानुसार क्रम में भरा जाता है। इसके बाद आप कहेंगे कि सबसे उचित और सर्वथा सही मान कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस क्रम में से आप भरेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो क्रम है वो बिल्कुल क्या है, सही है और सर्वथा उचित क्रम है। इस तरह से आप इसे भरेंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हें आप नोट कर लें, इससे कि आपको जब इन्हें पढ़ रहे हैं आप दोबारा पढ़ें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने इन्हें नोट कर लिया होगा और अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए हमने जो नियम पढ़े हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए हम आगे की ओर अब बढ़ते हैं। यानी जो नियम हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम आगे की ओर लिखेंगे। यानी कि अब बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की, यानी कि तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट देखिए शुरुआत करेंगे हम कुछ छोटे छोटे तत्वों के साथ और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। तो आपको देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए आपको सबसे पहले तत्वों का परमाणु क्रमांक का याद होना बेहद जरूरी है। तो अगर परमाणु क्रमांक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं है, तो आप बहुत बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्वों के परमाणु क्रमांक की। तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ लिखते जाऊँ आपके सामने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्लोरीन, नियॉन। फिलहाल अब मैं 10 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए एक एक करके सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास हम यहाँ पर लिखेंगे। हम इनके परमाणु क्रमांक लिखें, आपको याद भी होंगे। हाइड्रोजन को लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से इन्हें लिखा जाता है। अब देखिए
मैंने आपको जो ऑफ में क्रम बताया था उसी क्रम का पालन करते हुए हम यहां उसे लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको मैंने पहले सिखाया था इसके बारे में कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब इसे लिखेंगे आप 1s1। ध्यान रहे 1 यहाँ पर क्या बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगा, s बताएगा उपकोषों को, और जो 1 लिखा हुआ है ये बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कि s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 1 भरा गया है। इसे इस रूप में लिख सकते हैं, या मैं कहूं कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 1s है, इसे ऐसे भी आप यहां पर लिख सकते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको पता है s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, तो आप लिखेंगे 1s2 और इसे लिखेंगे किस रूप में, 1s। देखिए इस तरह से आप लिखते चलें, साथ साथ इन्हें सीखते चलें कैसे से लिखना है। देखिए हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां से आप सीखना शुरू करेंगे 1s2। s में अधिकतम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हैं हमने s उपकोष के अंदर। अब अगर आफो का नियम पढ़े तो आफो के अनुसार हमने क्रम निर्धारित किया, तो हमने कहा था कि 1s के बाद नंबर आता है किसका, 2s का। ध्यान रखें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसी के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों को हम लिखते हुए यहाँ पर फिलहाल चलेंगे। यानी कि 1s में अगर 2 आते हैं तो आपने 2 लिख दिया, अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन रह गया फिलहाल अभी 1, उसे कहाँ लिखा जाएगा, 2s के अंदर, 2s1। इन दोनों को जोड़ लें, 2 + 1 यानी कि 3। आपको समझ में आता है, यहाँ पर जरूर आ गई होगी। बेरिलियम की बात करें तो उसी क्रम का पालन करेंगे, 1s2, 2s2, 2 + 2 यानी कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बेरिलियम के पास एकदम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ही होते हैं। मैं यहाँ इस तरह से और निर्धारित कर देता हूँ, ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप बेरिलियम में आएंगे तो 1s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, लेकिन 2s के पास भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2s में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिख जाएंगे। साथ में बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन में क्या स्थिति होगी, तो बोरॉन में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2, 2s2 यानी कि देखिए 1s भी पूरी तरह से भर चुका है और 2s भी पूरी तरह से भर चुका है। ऐसी अवस्था में जब 1s में पूरा हो गया, 2s में पूरा हो गया, तो किसका नंबर आएगा, तो अगला नंबर आएगा यहाँ पर 2s के बाद। आपको पता होगा मैंने क्रम जो लिखाया था उसके अनुसार 2p की बात हम करेंगे, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी जब तक p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक हम p कक्षक को पूरा भरा हुआ नहीं मान सकते। इसको कैसे लिखेंगे आप, ये 1s, ये 2s, और अब बात करें आप यहाँ पर 2p की, तो 2p इस तरह से आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। कार्बन की बात करें तो कार्बन में देखिए 1s2, 2s2, 2p। अब देख कितने इलेक्ट्रॉन p में आएंगे, इसका निर्धारण कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। आपने s में 2 भर दिए हैं, आपने 2s में 2 भर दिए हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं आपने, 4। टोटल कितने हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 आपने भर दिए हैं, बचे कितने हैं आपके पास, केवल 2 बचे हैं, तो 2 आप किस में भरेंगे, p के अंदर। तो टोटल देखिए 2 + 2 + 2 टोटल कितना हो गया, 6 हो चुका है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन कहां पर कितने भरने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से भर देंगे। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में यहाँ पर अब 7 परमाणु क्रमांक है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2, 2s2, 2
पी। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पी में बताएं आप? 7 हैं, 2 और 2 4 भरे जा चुके हैं, तो कितने और आएंगे यहाँ पर फिलहाल अभी? 3। 2 + 2 + 3 है, टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। वन एस, 2s, 1 2 3, तो 2p में कितने हो गए हैं? 3। गिनकर देख लें आप, 1 2 3 और 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में इस तरह से हमने भर दिए हैं। बात करें अगली, तो देखिए 1s2 2s2 2p। अब 2p में कितने आएंगे बताएं आप? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ से बताएं? कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ से 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स? बताइए। यहाँ आपको देखेंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2 भर दिए हैं। कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 8। तो p में कितने बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन p के अंदर भर दिए जाएंगे, तो 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल हो जाते हैं। देखिए हम अब बात करेंगे किसके नियम की? हुंड के नियम की। तो 1 2 3 और 4, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए गए। अब बात करें फ्लोरीन, जो 9 नंबर पे आता है, आपको पता है, तो कैसे लिखेंगे उसे? 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब किनके बताएं? 9 हैं कुल। कितने भर दिए हैं आपने? s में 2 भर दिए हैं, 2s में 2 भर दिए हैं, कितने हो गए हैं? 4। तो 9 में से 4 भर चुके हैं, तो बचे कितने हैं आपके पास? 5 इलेक्ट्रॉन। पांचों को कहाँ लिखेंगे? 2p के अंदर लिखेंगे पांचों इलेक्ट्रॉनों को। तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p 5। इन टोटल हो चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन वहां पर हो चुके हैं। अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 1 2 3 4 और 5, ये 2p में 5 इलेक्ट्रॉन भरे। अब बात करेंगे नियॉन की। तो नियॉन में देखिए 1s2 2s2, और आपको दिख रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर? 10। 4 भर दिए हैं, तो कितने आएंगे? 2p6, 6 + 2 + 2, यानी कि कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। वन एस 2s और ये 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2p में हो गए कुल मिला कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इसमें, 2 इसमें और 2 टोटल कितने हो गए हैं? 10। तो स्टूडेंट देखिए आज हमने 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक एक बार अपने साथ जरूर रिपीट करेंगे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं प्रैक्टिस करने से ही आप इन्हें सीखेंगे। ये सीखना बेहद जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर्स की बात करेंगे, हमारे आगे टॉपिक्स जो आएंगे उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना बेहद आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना नहीं आता है, हम कह सकते हैं कि हमें केमिस्ट्री का बेसिक ही नहीं पता है। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहद जरूरी टॉपिक है, इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है आपके लिए। बस फर्क इतना है कि आपको सोचना क्या है, आपको देखना है किसके बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर आप ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का मैंने कहा 3 नियम हैं, आपको नियम से याद रखने हैं। अपने आफऊ का वो क्रम है वो आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से भरते हैं। देखिए मैंने आपको 1 से 10 की यहाँ जानकारी दी है, और इस 1 से 10 की जानकारी को आप रिपीट करेंगे तो यहाँ इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आप सीख जाएंगे। और देखिए 1 से 2 बार 3 बार जब आप रिपीटेशन करते हैं, टॉपिक को बार बार आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से उस टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको सीख जाते हैं। तो 1 से 10 तक का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ आपके सामने लिखा है, और
आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी अधिक हमारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यासों को लिखेंगे, तो आप उन वीडियो तक पहुंचने से पहले उनके परमाणु क्रमांक आवश्यक रूप से याद कर लें, क्योंकि परमाणु क्रमांक याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है। परमाणु क्रमांक याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके लिए लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको वीडियो में लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो आपको सिखाया है वो आप जरूर सीखे होंगे, और इलेक्ट्रॉन विन्यास अगले वीडियो तक आप जरूर सीख जाएंगे इन 10 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखना। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर शुरुआत करेंगे, यानी कि अगले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, जहां हम 11 से लेकर आगे आपके अन्य तत्वों की बात करेंगे, जिनमें कुछ विशेष तत्व भी शामिल होंगे, कुछ विशेष नियम भी आपके लिए वहां पर लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।